हेलो दोस्तों, उपन्यासों की श्रृंखला में परिणीता उपन्यास मैं आपको सुना रही हूँ और इसका आगे का भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप पिछले भागों को भी ज़रूर सुने, तभी आपको आगे के सारे भाग समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं। माँ को लेकर शेखर वापस आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठा उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर माँ को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा? जिसलिए वह अंदर आया उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वह झट से वहां से चला गया। ललिता की ओर भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की दो दो चूड़ियां पड़ी थीं। शेखर ने शुष्क मुस्कान में कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरीन्द्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री की इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है, जब वह तेजी से नीचे जा रहा था। उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। दोनों में एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर में बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम्ही से कहनी है। शेखर, अब कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई है? ललिता चुपचाप शून्य सी उसी स्थान पर खड़ी रही, फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही उसने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरीन्द्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरीन्द्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरीन्द्र ने काम की बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूँ। मेरी सास जो चाहती हैं वह तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूँ। इस घर का जितना शीघ्र जोड़ तोड़ हो जाए वह मुंगेर इसी माह में वापस चली जाए। गिरीन्द्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ा हुआ था। गिरीन्द्र की बातें उसको अच्छी न लगीं। उसने गुस्से में कहा, यह सब ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उनके पास ही जाकर यह सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने कहा, यह बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरीन्द्र, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह ही देता हूँ, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान न दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरीन्द्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर से सुनूं कि आपने क्या कहा? गिरीन्द्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर, ललिता दीदी? शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सका। गिरीन्द्र ने क्या कहा? बड़ी उत्कंठा के साथ विवल भाव से गिरीन्द्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरीन्द्र बाबू, मुझे क्षमा करना, आपका पाणी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ? गिरीन्द्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं। अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरीन्द्र की सभी बातें मालूम हो चुकी थीं। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। ललिता के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी न करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कहीं कि वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित हैं या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे इस बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत यह विश्वास कर लिया
इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक विवाह भी नहीं हो सकता। और क्या। शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। इस लज्जा का उसे अनुभव भी न था। गिरीन्द्र की ओर शेखर देखकर भौचक्का सा रहा। उसका हृदय पहले से ही शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को आप चाहते हैं? गिरीन्द्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही उसने अपने आप को संभालकर वह हंस दिया और पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यारे कितना भी कोई क्यों न हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर जाने दें इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरीन्द्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, मैं फिर जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वह चला गया। शेखर पहले से ही गिरीन्द्र के प्रति देशभाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उस द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। परंतु आज गिरीन्द्र के चले जाने पर उसको जहाँ गिरीन्द्र बैठा था बार बार मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर माँ के बिछौने पर जा बैठा। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, माँ यह क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही हूँ। अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह ना करूं तो माँ? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो? शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए माँ। व्यग्रतापूर्व माँ ने कहा, यह कैसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बात मत कहना। शेखर, अब तक मैं चुप्पी साधे रहा माँ, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए अब चुप रहना कलंक होगा माँ। भुवनेश्वरी ने इन बातों का आशय न समझ सकी। वे शोकाकुल भाव में शेखर को देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, यह भी एक गुनाह माफ कर देना। वास्तव में मैं यह शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का सा मुंह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ माँ, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, यह बच्चों का खेल नहीं है, इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ माँ। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता, क्या बात है? इस प्रकार गोलमोल बातें मुझे ना ही भली लगती हैं और ना ही मैं उन्हें समझ पाती हूँ। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा माँ। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों को एक किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, आज ही मुझे काशी छोड़ा, इस प्रकार घर में एक मिनट भी न रुकना चाहती। शेखर सिर नीचा किए नीरस सा बैठा रहा। बड़े ही गंभीरतापूर्ण शब्दों में भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है, देखूं उसका कुछ प्रबंध करती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, माँ जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार फिर ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी इसकी बातें सुनती हो ना? यह समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूँ तुमसे कह सकती हूँ, जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। शायद वह तुम्हारी मामी से पूछने की भी जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वह शर्म के मारे जमीन के अंदर धंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो वह तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह चाहता हूँ कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
किसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार न होगा, वो तुम्हारी बहू है माँ। यह कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र इतना परिहास। लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो माँ, और वो तुम्हारी पुत्र वधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूँ माँ, तुम उससे ही सब पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करते हुए देखा। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेक कर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की भांति ही उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरीन्द्र का ब्याह नागाली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाए कहा, हाँ माँ, इस संसार में गिरीन्द्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूँ। मेरे पतिदेव इस संसार में अवश्य मौजूद हैं, पर मुझे अपनाएं या ना अपनाएं यह उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरीन्द्र ने और आगे जाने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्न चित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठी रही। दोस्तों, यह परिणीता उपन्यास का अंतिम भाग है और ये यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको ये परिणीता उपन्यास कैसा लगा? ये बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है और आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से सुन रहे हैं और आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।